कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और अगर हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर हम चेंज कर दें, if number of solute particles change in solution then also changes the colligative properties and molar mass of solute। क्लास में स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और जितने भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनमें हमने सबने प्रूव किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने उनके जो डेफिनेशन थी उनमें क्या लिखा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वॉलेटाइल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे उसको हम लिक्विड डिसॉल्व करते हैं वो अपने पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, और अगर वो डिसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी तक हमने जो भी डेफिनेशन लिखी उन सबके अंदर हमने लिखा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है उसको हम सॉल्यूशन डिसॉल्व करें, ठीक है, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एंड इट्स एसोसिएट और डिसोसिएट। ठीक है, नोट करो, व्हेन सॉल्यूट dissolve in solution and its associate or dissociate, then change the number of solute particle, then change the number of solute particles in solution, number of solute particles in solution, and also change colligative properties, and molar mass of colligative properties and molar mass of solute, therefore increasing or decreasing the observed molar mass, increasing or decreasing the observed molar mass, then actual molar mass, observed molar mass, then actual molar mass. This increment or decrement, in the molar mass of solute, is called abnormal molar mass. देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends on number of solute particles called colligative properties। आयुषी ने क्वेश्चन किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आई थिंक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends
depends on number of solute particles called colligative properties. बिल्कुल ठीक है निकिता, ये बता रहे हैं. और एबनॉर्मल मोलर मास हमने क्या कहा? when solute dissolve in solution and associate or dissociate, या तो एसोसिएट हो जाए यानी दो सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलकर एक बना ले, या एक सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो मोर देन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए. तो दोनों ही केस में क्या होगा? इफ एसोसिएट और डिसोसिएट देन चेंज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में क्या होगा? जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो डिक्रीज हो जाएगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा. और अगर ये सिचुएशन होगी तो उस केस में क्या होगा? देन ऑल्सो चेंज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी और मोलर मास भी चेंज हो जाएगा. किसका? सॉल्यूट का. देयरफॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग the observed molar mass of solute, then actual molar mass, called abnormal molar mass. देखो जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में या तो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा. और ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है ऑब्जर्व मोलर मास का, कंपेयर किससे करना है? एक्चुअल मोलर मास से. तो एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में जो ऑब्जर्व मोलर मास है उसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है? तो अपनी लैंग्वेज में हम डेफिनेशंस को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है? अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमको सेम रखना है. हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. ये भी डेफिनेशन हो सकता है. ठीक है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट in the molar mass of solute particle when its associate or dissociate in solution called abnormal molar mass. ठीक है? सॉल्यूट के मोलर मास में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है कब? जब सॉल्यूट पार्टिकल या तो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास. तो एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन तो क्लियर हो गया हमारे पास. और यहां पर हमने कहा कि एसोसिएट और डिसोसिएट होगा, मतलब या तो अपने पास क्या होगा? दो सॉल्यूट पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. या क्या हो सकता है अपने पास? एक पार्टिकल जो है वो एक से ज्यादा पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है? और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज जाएगी. ठीक है? तो हमको ये तो पता है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, और जो मोलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उन सब के अंदर हमने सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाला था. देखो जो लास्ट अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? पाई इक्वल्स टू W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई RT अपॉन V. ये कल हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था. और ये M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे क्या है? रिवर्स प्रोपोर्शनल है. ठीक है?
ऐसे हमारे पास क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या था, W1 अपॉन M1 और W2 मल्टीप्लाई M2। M1 क्या है, मोलर मास था, किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोलर मास इसके क्या हो गया, रिवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, क्या था हमारे पास, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 W2। ठीक है, तो वापस अपने पास क्या गया, M1 आ गया, रिवर्स प्रोपोर्शनल है। सेम रिलेशनशिप किसके साथ था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर उन इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर ऐड किया हमने, या कोई हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनको अगर हम सॉल्यूशन में ऐड करें और उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाए, तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज होता है तो मोलर मास भी चेंज होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर दोनों का अपोजिट रिलेशनशिप आ गया। अब यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं एसोसिएट और डिसोसिएशन से, तो वो कितना चेंज होता है, उसके मेजरमेंट के लिए वेंट ऑफ साइंटिस्ट जो था उन्होंने वेंट ऑफ कॉफिशिएंट दिया। वेंट ऑफ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वेंट ऑफ कॉफिशिएंट दिया, और वेंट ऑफ कॉफिशिएंट क्या था, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई वेंट ऑफ कॉफिशिएंट है, वेंट ऑफ कॉफिशिएंट है जो अपने पास कंपेयर कर रहा है कि अगर अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण अगर कोई चेंजेस आता है तो वो तो क्या अपने पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और थ्योरेटिकली हमने क्या अज्यूम किया है कि अपने पास जो सॉल्यूट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अगर चेंजेस के कारण आता है अपने पास, तो जो अपने पास चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां पर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या रिलेशनशिप आ रहा है, उसके लिए वेंट ऑफ ने अपना कॉफिशिएंट दिया आई, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ कॉफिशिएंट। तो आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखें यहां पर हम, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन theoretical relative lowering in vapor pressure, observe elevation in boiling point upon theoretical elevation in boiling point, and observe depression in freezing point upon theoretical depression in freezing point। और यहां हमने क्या देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के रिवर्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो क्या लिखे इसके अंदर हम, थ्योरेटिकल MT अपॉन ऑब्जर्व MO। तो ये वेंट ऑफ कॉफिशिएंट जो था उसने रिलेशनशिप दे दिया ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। ठीक है, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप आ गया वेंट ऑफ कॉफिशिएंट से।
कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव या थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो यहां पर जो मोलर मास में चेंजेस आ रहा है उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो इसके अंदर आगे हम देखें कि अगर सपोज करो मेरे पास एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। अभी शायद पिंकू ने पूछा था कि इलेक्ट्रोलाइट है कि क्या है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा था उसने कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, कैसे क्या होगा, तो वो अब देखते हैं हम। देखो यहां पर when carboxylic acid CH3COOH dissolve in water, तो उस केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, यानी डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, एसीटेट आयन और H+ आयन में। अब लिया तो क्या था मैंने, एक मॉलिक्यूल लिया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो गया, दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। तो पहले मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल कितना था, 1 पार्टिकल था, बट जैसे डिसोसिएशन हो गया कितने पार्टिकल्स में चेंज हो गया, 2 पार्टिकल्स में चेंज हो गया। यानी यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन हो गया, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब 2 पार्टिकल डिसोसिएट हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे लिखेंगे अपन, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हैं भाई, 2, और थ्योरेटिकली मैंने कितने पार्टिकल लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का केवल एक मॉलिक्यूल लिया था, तो थ्योरेटिकल पार्टिकल कितने अपने पास, 1, और ऑब्जर्व कितने हो रहे अपने को, 2 पार्टिकल्स। तो I की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। किस केस में, अगर पार्टिकल्स का डिसोसिएशन हो, और अगर पार्टिकल्स का डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मींस हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, और सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगी। इट मींस सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट का मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड केस ले हम यहां पर, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है एसिटिक एसिड का, ध्यान रखना। सेकंड मैंने कहा एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट C6H6 बेंजीन। एसिटिक एसिड को जब मैंने बेंजीन में डिसॉल्व किया तो I का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, क्या था क्वेश्चन अपने पास, what is the value of I when acetic acid dissolve in water and acetic acid dissolve in benzene। ठीक है, अब तुम्हारी नजर में तो क्या है, एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसोसिएट हो गया, अब बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो बेंजीन में भी क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पोलर सॉल्वेंट में तो डिसोसिएट होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अगर एसोसिएट होगा, कैसे, ये एसोसिएशन है इसका, यहां पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, और दोनों मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने थे, 2 थे, लेकिन सॉल्यूशन में आने के बाद क्या हो गए, वो 1 में कन्वर्ट हो गए। क्यों हो गए 1 में, क्योंकि दोनों एसोसिएट हो गए, 2 पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना रहा है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो कितनी थी अपने पास, 2, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू कितना दिखा रहा है, ओनली 1 पार्टिकल। तो I की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। इट मींस जब भी हमारे पास एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन के केस के अंदर I का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा। I का वैल्यू क्या होगा,
आई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। दोनों केस देख लिया हमने कि अगर डिसोसिएशन केस होगा तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकली बनते हैं। अब देखो मैंने एक रिलेशन लिखा, पाई ओ अपॉन पाई टी इक्वल्स टू क्या होता है, आई। तो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर मल्टीप्लाई आई। यानी हमारे पास ऑब्जर्व और थियोरेटिकल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें रिलेशनशिप क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू निकालना हो अपने को तो उसको क्या करते हैं अपन, बिल्कुल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होगा। तो यहां पर ऑब्जर्व और थियोरेटिकल के बीच में रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट लेते हैं इस चैप्टर का। रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सपोज मेरे पास पार्टिकल ए है, सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करते ही ये एन ए पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। यानी सपोज मेरे पास पहले 10 पार्टिकल थे, 10 मॉलिक्यूल थे सॉल्यूट के, और 10 में से जो 6 पार्टिकल हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्टिकल कितना बचा, 10 माइनस 6, यानी 4 पार्टिकल बच गए। 6 पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो अपने पास जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं वो कितना है, 10 माइनस 6 यानी 4 पार्टिकल्स। अब ये जो 6 पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए हैं वो कैसे हुआ है, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2, 12 पार्टिकल्स बन जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल जो है वो 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है। और अगर 6 पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे, 12 बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 2। अब इसको अपन करते हैं अपने डेरिवेशन के हिसाब से। मैंने क्या किया, सपोज इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स था ए का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल था। ठीक है, इसके अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो रिमेनिंग पार्टिकल कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, जो अनडिसोसिएट फॉर्म में है। ठीक है, अल्फा तो डिसोसिएट हो गए और जो अनडिसोसिएट फॉर्म में वो कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। और जो अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं उनसे कितने पार्टिकल बने, एन अल्फा। यानी एक पार्टिकल अगर 2 में ब्रेक हो रहा है तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगा, 3 में हो रहा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये तो अनडिसोसिएट है और ये डिसोसिएट पार्टिकल्स है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक्चुअल में ऑब्जर्व हो रहे हैं, और थे कितने अपने पास, थ्योरेटिकल कितने थे, ओनली 1 पार्टिकल था, तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो है पार्टिकल की 1, और ऑब्जर्व वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, एक को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आई रह जाएगा, 1 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखा और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख दिया मैंने। ठीक है, या आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा कॉमन आ गया, क्या रह गया, एन माइनस 1, या अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1।
ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई के लिए रिलेशनशिप आ गया। देखो अभी किसने पूछा था मेरे से कि वो एग्जाम का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आपको एक सेंड कर चुका हूं पहले मैं, जो मैंने 10th चैप्टर के लिए हैलाइड और जो उसके डेरिवेटिव्स थे उनके लिए मैंने एक आपको शीट सेंड की थी। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट होगा एग्जाम का। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, एक शीट में आपको सेंड कर चुका हूं ऑलरेडी 10th चैप्टर की, और फर्स्ट चैप्टर की शीट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपका जो है वो पैटर्न रहेगा टेस्ट का, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखते हैं, एक बार और सेंड कर देंगे 10th चैप्टर की। जब मैं सेकंड चैप्टर का सेंड करूंगा उसके साथ ही सेंड कर दूंगा, सभी सब्जेक्ट में होगा। आंसर ही भेज दूंगा, मैंने एक बार भेज चुका हूं, आंसर सेंड कर चुका हूं, वैसे ग्रुप के अंदर दोबारा सेंड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रुप है तो आप ग्रुप में देखना, ग्रुप में सेंड कर चुका हूं आंसर शीट को, लेकिन दोबारा कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट देख लो फटाफट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कर ले अपन साथ के साथ। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब एसोसिएशन का मतलब क्या है? दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहा है। ठीक है, दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एन ए पार्टिकल थे और क्या बन गया? ए एन पार्टिकल बन गए। 10 पार्टिकल्स थे, 10 में से 6 पार्टिकल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बाकी कितना बच गया? 10 माइनस 6। और ये जो 6 पार्टिकल जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं, दो पार्टिकल मिलके एक बना रहा है, यानी क्या करें अपन? 6/2 करें। ठीक है, तो अब वापस हम अपने डेरिवेशन पे आए। इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ मोल था 1, अल्फा पार्टिकल जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं, और एसोसिएट कैसे हो रहे हैं? एन पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो अपने पास क्या बन गया? अल्फा अपॉन एन। अब देखो आई की वैल्यू लिखें, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है? वही एज इट इज 1 है। 1 को अपन लेफ्ट साइड में ले जाएं तो क्या होगा? आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा। दोनों का एलसीएम ले लें, एन आ गया, तो क्या हो गया? अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन। एन को लेफ्ट साइड में लेके आए तो एन मल्टीप्लाई आई माइनस 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पर? अल्फा माइनस एन अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस एन आ गया, और फाइनली अल्फा इक्वल्स टू एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये एसोसिएशन में आएगा। अपना माइक ऑफ कर दे भाई सबके सब। देखो पहले इधर फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है, टॉपिक रह जाएगा। मैंने नोट कर दिया है, देखो पहले इसके अंदर एसोसिएट कर रहे हैं हम। सपोज मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना था? 1 था, उसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, यानी दो पार्टिकल मिलके एक बना रहा है, तो अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्टिकल कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल एसोसिएट कैसे हो रहे हैं? 2 या 3 या 4 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो उसको एन से रिप्रेजेंट किया, तो अल्फा अपॉन एन। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई? ऑब्जर्व प्रॉपर्टी हो गई या ऑब्जर्व पार्टिकल हो गए। और थ्योरेटिकल कितने थे अपने पास? 1 मोल था, वो लिख दिया एज इट इज। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, आपके पास जो वीडियो आएगा उसमें देख लेना आप एक बार फटाफट। एक बार 1 को लेफ्ट साइड में ले गए तो क्या हो गया? आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा। अब यहां पर हमने क्या किया? इसका एलसीएम लिया दोनों का, तो क्या आ गया? एलसीएम एन आ गया। रिजल्ट क्या आएगा? अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन इक्वल्स टू आई माइनस 1। एन को लेफ्ट साइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा? एन मल्टीप्लाई आई माइनस 1 इक्वल्स टू कॉमन क्या आ गया? अल्फा, तो अल्फा 1 माइनस एन। ठीक है, तो आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन।
कॉमन आ गया अपने पास अल्फा, तो 1 माइनस एन रह गया रिमेनिंग पार्ट। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एन मल्टीप्लाई आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। डेरिवेशन नोट कर लो इसके अंदर, ये सिंपल डेरिवेशन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड डेरिवेशन नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है जिसमें हमने इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया है। स्पीड 2 गुना नहीं है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाकी स्पीड 2 गुना नहीं है, स्पीड तो सिंगल ही है। ठीक है, नोट कर लो, ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का और चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने फिर बता दिया आपको, 10th और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर लेना, मैं उसकी शीट जो है वो आपको सेंड करूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है वो क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केवल डाउट क्लियर करेंगे, चाहे वो 10th चैप्टर का हो, फर्स्ट चैप्टर का हो या सेकंड चैप्टर का हो, तीनों चैप्टर में से अगर कोई भी डाउट है तो वो आप लोग क्लियर करेंगे।